हरिओम हरिओम बालक भगवान हरिओम। एक बार राधे राधे बोल दो। वेलकम बैक माय डियर। टुडे वी आर गोइंग टू रीड द सोल्जर, अ पोएम ऑफ 12th कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। किनके द्वारा लिखा गया? रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। टाइटल क्या है? द सोल्जर। अब देखो, पहले सुन लो यार, जब भी यह तुम्हारे सामने आए यह क्लास, सबसे पहले रेनबो पार्ट 2 अपना निकाल लेना है। निकालने के बाद पेज नंबर 51 में चले जाना है। रूपर्ट ब्रूक का परिचय है और पेज नंबर 152 में कविता है। किताब निकाल कर बैठिएगा पढ़ने, तब समझ में आएगा अच्छे से। तो कवि के परिचय 152 नंबर पेज से कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ लिख दिया है। एज्यूम मीन्स मान लेना या कल्पना कर लेना। माइथ कल्पित या पौराणिक कथा। इवेंचुअली आखिरकार, या और भी अर्थ में आता है, कर समझाएंगे तो समझ में आएगा आपको। अंततः भी कहा जाता है। सेप्टिसेमिया जिसको सेप्सिस भी कहा जाता है। रक्त विषाणुता, रक्त विषाणुता यानी रक्त, ब्लड में जब ब्लड पॉइजनस हो जाता है तो ब्लड में विषाणु भर जाने से जो बीमारी होती है, डेट इज कॉल्ड सेप्सिस। और इसका फुल फॉर्म यहाँ है आपके सामने। इस इन नट सेल हम लोग इसको सेप्सिस कहते हैं। इंस्पायर मीन्स प्रेरित करना। पैट्रियोटिज्म देशभक्ति। एंथोलॉजी गधावली या पधावली। अब आ जाओ पेज नंबर 152 से। यह पेज नंबर 151, पेज नंबर 152। इज दैट क्लियर? कविता से। कविता में ध्यान में रखना, जो आप कविता जनरली जैसे स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो पढ़ाया था, जिसमें आर्चाइक वर्ड्स का प्रयोग हुआ था, आप जानते हो कि अर्थ कविता के हिसाब से निकालना होता है, इधर उधर होता है। कॉन्सेल्ट दबा हुआ या छुपा हुआ। बोर जन्म दिया यानी जन्म देना। मेड अवेयर, यहाँ इस कविता में इसका अर्थ होगा दुनियादारी का ज्ञान देना, यानी पढ़ाना लिखाना होशियार बनाना। रोम घूमना फिरना। सेड अवे त्यागना छोड़ देना। पल्स कंपन। इटर्नल अमर या चिरतन, या मन जो सदा के लिए रहे। जेंटिलनेस मीन्स सज्जनता या सौम्यता या भलमनसाहत। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। कविता जनरली तुम लोग मुझसे पढ़े हो पोएम को यार मेरे, मैं जल्दी में पढ़ाता नहीं इसे। आज जो भी वीडियो 30-35 मिनट से ज़्यादा हो जा रहा है क्लास, उसको आप लोग देख नहीं रहे हो पूरा। ये बड़ा गड़बड़ है जी, तब तो उस तरह से कॉम्पिटिटिव स्टडी नहीं हो पाएगा। इतना बढ़िया क्लास पिछला वाला लिया मैंने डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। 12th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसका वॉच मिनट्स बहुत ही कम है। आई एम वेरी सैड ऑफ इट। यू पीपुल आर नॉट indulging yourself in a study. That is not a good thing for you people. खैर मेरा क्या है, मैं तो प्रयास करूंगा ना। अब बाकी लोगों की तरह 10-15 मिनट का हम भी क्लास लेके कुछ कुछ बना दें, बुलिया दें, ये मुझसे होगा नहीं यार। एंड डोंट कंपेल मी टू डू सो। आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ डूइंग सच थिंग। उस तरह से करने पर यार मजबूर नहीं करो, पढ़ो। लुक पेज नंबर 151, द सोल्जर कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। इनका परिचय समझो और अच्छे से समझो। रूपर्ट ब्रूक 1887 में इनका जन्म हुआ। 1915 में इनकी मृत्यु हो गई। बहुत कम अवधि का इनका लाइफ स्पैन रहा। 1887 में जन्म हुआ, 1915 में इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट सेशन में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दूंगा और आपको ये भी पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव को जोड़कर हम सब्जेक्टिव कैसे बना लेते हैं। वॉज बॉर्न इन अ वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। एक अच्छे खासे शिक्षित परिवार में, पढ़े लिखे परिवार में इनका जन्म हुआ।
हिज फादर वॉज अ हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल, इनके पिताजी हाउस मास्टर थे रग्बी विद्यालय में। हाउस मास्टर का अर्थ होता है छात्रावास निरीक्षक। छात्रावास हॉस्टल होता है ना, छात्रावास निरीक्षक थे रग्बी स्कूल। Where रूपर्ट वाज एडुकेटेड, और वहीं पर रूपर्ट साहब की शिक्षा दीक्षा हुई, पढ़ाई लिखाई हुई। बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में जाने के पहले, अब ध्यान देना एक कवि का नाम आने वाला है, W.B. Yeats, इनकी लिखी गई कविता मैंने 11th में पढ़ाई थी आप लोगों को। विलियम बटलर इट्स इनका पूरा नाम था। द फेमस पोएट, यानी कि आप प्रसिद्ध कवि थे। डिस्क्राइब्ड हिम इस W.B. Yeats ने, जो खुद ही एक बड़ा स्मार्ट पर्सन भी थे, इनको रूपर्ट ब्रूक साहब को का वर्णन किया था द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। हु डिस्क्राइब्ड रूपर्ट ब्रूक एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड? आंसर देना होगा W.B. Yeats। यानी किसने रूपर्ट ब्रूक को इंग्लैंड का सबसे खूबसूरत जुआ व्यक्ति के रूप में वर्णन करा था? उस व्यक्ति का, उस कवि का नाम था W.B. Yeats। याद रखना, यानी उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड की सबसे हैंडसम व्यक्ति, जुआ व्यक्ति। अब थोड़ा रूपर्ट ब्रूक के बारे में समझो, तो खूब ध्यान से समझना यहां पर, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही निकलेंगे। ही assumed a symbolic role, रूपर्ट ब्रूक ने, इसको पढ़ाने के बाद कुछ एक्स्ट्रा भी बता रहा हूं मैं आप लोगों को, एक काल्पनिक प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक प्रतीकात्मक रोल, भूमिका अपने लिए कल्पना करा था। रूपर्ट ब्रूक ने अपने लिए एक काल्पनिक भूमिका का प्रतीकात्मक भूमिका की कल्पना करी थी, सोल्जर के रूप, सैनिक के रूप। That eventually turned into the myth of a young and beautiful fallen warrior. Warrior means योद्धा होता है। जो कल्पना, यानी इस लड़के ने एक अपने लिए एज्यूम किया एक सोल्जर की भूमिका को। और यार संजोग देखो क्या कमाल है कि इस लड़के की यह कल्पना एक फॉलन योद्धा के रूप में अंततः परिवर्तित भी हो जाती है। ऐसा बड़ा कम होता है कि इंसान सोचे और वह चीज ऑलमोस्ट उसी रूप में हो जाए। इसको मैं डिटेल भी कर दूंगा, लेकिन इनके साथ हुआ था। अब यहां याद रखना, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए मल्टीपल चॉइस में। ही डायड ऑफ सेप्टिसेमिया ऑन अप्रैल 23, 1915। 23 अप्रैल 1915 को सेप्टिसेमिया, मैंने लिखा है बोर्ड पर देख लीजिएगा, रक्त विषाणुता के कारण इनकी मृत्यु हो गई। यह कैसे हुई मैं इसको डिटेल समझा रहा हूं, इसमें तो नहीं लिखा है लेकिन एक्स्ट्रा मैं समझाऊंगा आपको। कहाँ हुई? तो ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमन्स इन एजन, एजन के लेमन्स नामक एक टापू पर, ऑन हिज वे टू बैटल, जब बैटल स्पष्ट लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग अजीब तरीका से पढ़ा रहे हैं, मैं देख रहा हूं या जानता हूं, ध्यान में रखिएगा बैटल लिखा हुआ, बैटल मीन्स युद्ध होता है माय डियर, युद्ध भूमि, बैटल फील्ड को कहा जाता है। यानी युद्ध भूमि की तरफ जब वह जा रहे थे एट गवीपली, गवीपली में, तो एक ही संजोग हुआ कि लड़ने के पहले ही, फ्रंट से लीड करने के पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। यही एक फर्क है, अन्यथा मृत्यु नोबेल नेवी के एक सेलेक्टिव पर्सन के रूप में ही हुआ था। ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज अ वॉर पोएट, याद रखिएगा इस चीज, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है, ध्यान में रखना जी। रूपर्ट ब्रूक वॉर पोएट थे, ये सारा चीज मैं बताते जा रहा हूं। वाल्टर डिलामेयर चिल्ड्रंस पोएट थे,
जॉन डॉन मेटाफिजिकल थे। ऐसे ये सारा हर कवि के साथ अलग अलग उपाधि जुड़ी हुई है। तो रूपर्ट ब्रूक कौन कवि थे? वार पोएट। याद रखिएगा, रूपर्ट, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, रूपर्ट ब्रूक वाज अ डैश पोएट, 4 ऑप्शन देगा, मेटाफिजिकल, रिलीजियस, वार, चिल्ड्रंस। आंसर क्या होगा? वार। हु इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म, यानी इनको एक वार पोएट के रूप में याद किया जाता है जिसने देशभक्ति को प्रेरित करा था इन द अर्ली फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के शुरू के दिनों में। हिज रेपुटेशन चिफली रेस्ट्स ऑन 5 वार सनेट्स, इनकी जो प्रतिष्ठा है वह मुख्य रूप से 5 युद्ध संबंधी गीतों पर टिके हुए सनेट्स। सनेट का अर्थ मैंने बताया था, जान लीजिए, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं फिर से यहां भी। सनेट, सनेट मीन्स होता है 14 लाइन की कविता, ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स, ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स, यानी 14 लाइन की जो कविता होती है उसको क्या कहते हैं भाई? सनेट कहते हैं, याद रखना इसको। तो 5 गो 14 लाइन की कविताएं लिखी थी इन्होंने, इन पर इनकी मुख्य प्रतिष्ठा है। द सोल्जर इज अनडाउटेडली द बेस्ट एंड मोस्ट एंथोलाइज्ड। उन 5 में से द सोल्जर नामक जो कविता है, यह सबसे अच्छी कविता उनके द्वारा लिखी गई सबसे अच्छी कविता है। अब थोड़ा और समझ लो। देखो, यह कविता लिखे थे यह 1914 में, ध्यान रखना, कब लिखे थे? 1914 में। मृत्यु हुई 23 अप्रैल 1915 को, यानी कविता लिखने के साल भर के बाद इनकी मृत्यु होती है। और यह कविता इनके मरने के बाद प्रकाशित हुई थी। इनका 27 साल की उम्र में ऑलमोस्ट जब थे, तो टेम्पोररी सब लेफ्टिनेंट के पद पर इंग्लैंड के रॉयल नोबल डिवीजन में इनका कमीशन हुआ। यानी इनको परमानेंट नहीं, टेम्पोररी लेफ्टिनेंट के रूप में अंगीकार किया। इंग्लैंड की रॉयल नोबल डिवीजन में इनको लिया गया था। और इसी क्रम में ये जब नोबल का मतलब नेवी, नेवी का मतलब समुद्र से जुड़ी हुई जो सेना होती है। अब ये लोग कहीं जा रहे थे, एंड्रो एक्सपेडिशन में थे, माने वो जगह का नाम है, जिस तरफ ये लोग जा रहे थे, इन लोगों को भिड़ना था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उसी समय जिस जहाज से, नेवी के जिस जहाज से यह जा रहे थे, उसके डेक पर बैठे थे, अचानक से इन लोगों को, इनके बटालियन को ऑर्डर आता है कि तुरंत गौरीकोपली की तरफ आप लोग प्रस्थान करिए, तुरंत। यानी रिजर्व में थे ये लोग, और इनको ऑर्डर आया कि तुरंत आप जाइए, वहां पर मोर्चा संभालना है आप लोगों की टीम। अब ये सेल करने लगे, माने उसको लेकर आगे बढ़ने लगे। 23 अप्रैल को इनकी मृत्यु होती है। और मृत्यु कैसे होती है समझ लो यार, मृत्यु, डेथ केप्स नो कैलेंडर, मृत्यु का कोई समय नहीं होता है। डेक पर ही एक जहरीले मच्छर ने इनको काटा, और उस मच्छर के काटने से, चूंकि मच्छर जहरीला था, और उनके काटने से इनके रक्त में जहर फैला, रक्त विषाणुता यानी सेप्सिस नामक इनकी बीमारी हो गई। और 23 अप्रैल को शाम में 4:46 पर इनकी मृत्यु हो गई। और वहीं पर एक हॉस्पिटल, इनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, जो ग्रीक आइसलैंड एस्काइरस नामक जगह पर एग्जैक्टली इनकी मृत्यु हुई थी। एस्काइरस नामक जगह पर ले जाया गया, लेकिन यह बचने की स्थिति में नहीं थे,
उसके पहले बहुत लेट हो चुका था। शाम 4:46 पर इनकी मृत्यु हो गई और 11 बजे, चूँकि इन लोगों को जाना भी था, 11 बजे रात को उनको वहीं पर दफना दिया गया था। इस व्यक्ति का जो पारिवारिक फैमिलियर बैकग्राउंड है बड़ा शानदार है। इनकी माता जी बड़ी बहादुर महिला थी जिनका नाम था मैरी रथब्रुक। बाद में 1970 के बाद में, इधर हाल फिलहाल में, उन्होंने वहाँ से उनके कब्र से क्रॉस को लाकर जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पर बड़ी सुंदर प्रतिमा बनाई गई है इंग्लैंड में उनकी। बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, कविता लिखे ही ऐसे थे। इनका छोटा भाई, ध्यान रखना, इस लड़के का छोटा भाई जिसका नाम था विलियम अल्फ्रेड कॉटरिल ब्रुक, विलियम अल्फ्रेड कॉटरिल ब्रुक, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि तो जो लिखा है उसी में से आएगा, मैं एक्स्ट्रा बता रहा। यह लड़का भी इंग्लैंड के आर्मी में था और इसने फ्रांस में 9 दिन तक सर्व किया। और देखो क्या संजोग है, 24 वर्ष की अवस्था में इनका छोटा भाई विलियम अल्फ्रेड ब्रुक 24 वर्ष की अवस्था में 14 जून 1915 को यह भी वीरगति को प्राप्त हो जाता है। 1915 में भी मरे, 23 अप्रैल को मरते हैं और वह 14 जून को लड़ते हुए एकदम फ्रंट से सामना करते हुए इनका छोटा भाई भी वीरगति को प्राप्त हो जाता है। खैर, अब कविता को पढ़ो, ध्यान दो। कविता का टाइटल थोड़ा ध्यान देना, कविता का टाइटल है द सोल्जर। इसके पहले एपिटेप पढ़ाया था मैंने, उसका टाइटल एन एपिटेप था, वहां इंडेफिनिट आर्टिकल लगा था, यहां डेफिनिट आर्टिकल द सोल्जर लगा है। ध्यान में रखना ये चीज, इसके पीछे कारण है। द सोल्जर, सैनिक, एक योद्धा, एक सिपाही अपने मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए कैसे सोचता है, क्या कल्पना करता है, कितना प्रेम करता है वह। और शायद ये सोल्जर्स ही हैं कि किसी भी देश के नागरिक चैन से सो पाते हैं। We must salute our soldiers and there must be somewhat respect in our heart for our soldiers. It doesn't matter the soldier is of which country. The soldiers of every country should be respected. पूरे वर्ल्ड के सोल्जर की बात यह लड़का सोचकर हम लोगों को बता रहा है। अब देखो क्या सोचते हैं, मरने के साल भर पहले सोचते हैं, संजोग से जो सोचा वह इनके साथ हो भी गया। तो एक सैनिक कैसे सोचता है अपने देश के लिए, थोड़ा ध्यान दो और सुनो यार, आनंद उठाओ इसका। कभी कहते हैं इफ आई शुड डाई, यदि मैं मरूं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में सिर्फ यह सोचा जाए that there is some corner of a foreign field, कि विदेशी धरती का कोई कोना जहां मैं युद्ध करते हुए, अपने मातृभूमि की तरफ से युद्ध करते हुए मैं मरूं, तो विदेशी धरती के जिस कोने पर मैं मरूं, तो there is some corner of a foreign field that is forever England, यानी जिस धरती पर मैं मरूं और मेरे कब्र के लिए जितना जगह वहां पर लिया जाए, यानी विदेशी धरती का कोई कोना जहां मैं मरूं लड़ते हुए, तो यह सोचा जाए, मेरे मौत पर अफसोस नहीं किया जाए, अश्रु नहीं बहाए जाए, बल्कि यह सोचा जाए कि जिस धरती पर मैं मरा, विदेशी धरती पर, वह धरती का वह हिस्सा दैट इज फॉरएवर इंग्लैंड, हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो गया। कमाल की बात, रेंगटे खड़ा करने वाली बात। ऐसे सैनिक सोचता है। उसका ध्वज उसके मृत्यु के बाद ही झुक सकता है। जब तक सैनिक जीवित है, सांस चल रहा है, वह अपने राष्ट्रीय ध्वज को झुकने नहीं देता है। क्या कमाल की बात कही। एक मान रहे हैं कि यदि मैं अपने मातृभूमि की तरफ से लड़ते हुए विदेशों में मरता हूं,
तो जहां मैं मरा, जहां मेरा ग्रेवयार्ड बने, यह सोचा जाए, अश्रु नहीं बहाना है, बल्कि यह सोचना है कि वह धरती का वह हिस्सा हमेशा के लिए किसका हो गया? इंग्लैंड का हो गया। There shall be in that rich earth, ध्यान दो, कवि ने बड़ी सुंदर तरीके से लिखा है जी, किसी का अपमान भी नहीं करा है और अपने राष्ट्र का मान सम्मान भी बढ़ाया है। हमें यह नहीं सोचना है कि वो इंग्लैंड का सोल्जर था। सोल्जर तो हर देश के होते हैं भाई, होता है ना जी। तो हर देश का सोल्जर अपने लिए सोचता है। जो उस लड़के का सोच है इंग्लैंड के प्रति, सोचेगा ही सोचेगा, और नहीं सोचता है तो गद्दार कहा जाएगा ना। It doesn't matter which country the poet belongs to, the soldier belongs to. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सैनिक किस देश का रहने वाला है। जिस देश का वह है, जो उसकी मातृभूमि है, उसके प्रति उस तरह से सोच रखना, यही तो जज्बा है सैनिकों का। और इसीलिए कहा जाता है कि सैनिक ही किसी देश के रियल हीरो होते हैं। अब देखो कितना सुंदर तरीके से नेक्स्ट बता रहे हैं कि देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसिल्ड, यानी जिस धरती पर मेरा मृत शरीर पड़ेगा, मैं मर के गिरूंगा, वह धरती भी साधारण नहीं होगी, वह धरती भी बड़ी अमीर समृद्ध धरती होगी, यानी किसी का अपमान नहीं है। विदेशी धरती पर मरने की बात हो रही है, लेकिन उस धरती को भी समृद्ध धरती बता रहे हैं, वह धरती भी समृद्ध होगी, लेकिन उस समृद्ध मिट्टी से भी अधिक ए रिचर डस्ट कंसिल्ड, यानी उस समृद्ध धरती से भी ज्यादा समृद्ध इंग्लैंड का ए डस्ट, एक धूल, एक कण मिट्टी का कंसिल्ड, उस समृद्ध मिट्टी में दबा होगा, दफन होगा। यानी वह धरती समृद्ध होगी जहां मैं मरूंगा, लेकिन मेरे मरने के कारण, चूंकि मेरा शरीर इंग्लैंड का है, इंग्लैंड का यह धूल उस मिट्टी में मिलेगा, इसलिए वह समृद्ध मिट्टी उससे भी ज्यादा समृद्ध हो जाएगी। कमाल। ए डस्ट, एक ऐसा धूल उस मिट्टी में मिलेगा, दफन होगा, हुम इंग्लैंड बोर, जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, यानी अपने देश को सर्वश्रेष्ठ और महान बता रहे हैं। हर सैनिक अपने देश को सर्वश्रेष्ठ और महान बताता है, वह उसी के लिए जीता है, उसी के लिए मरता है। तो इस बात को कभी दिमाग में नहीं रखिएगा कि वह सोल्जर इंग्लैंड का था। हमारे भारतीय सोल्जर भी इसी तरह से सोचते हैं। अमेरिका का सोल्जर अमेरिका के लिए वैसे ही सोचेगा, श्रीलंका का सोल्जर श्रीलंका के लिए वैसे ही सोचेगा, चाइना का सोल्जर अपने चाइना के लिए वैसे ही सोचेगा। सही है ना? तो एक ऐसा डस्ट वहां दबा होगा जो उस धरती से भी ज्यादा समृद्ध हो जाएगा, और वह डस्ट इंग्लैंड का मिलकर उस धरती को और समृद्ध बना देगा। ए डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, एक ऐसा डस्ट जिसका जन्म इंग्लैंड में हुआ, जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया, और इंग्लैंड इनके ख्याल से एक सर्वश्रेष्ठ मिट्टी वाला देश है, यानी एक सर्वश्रेष्ठ चीज जाकर एक श्रेष्ठ में मिलकर उसको और सर्वश्रेष्ठ बना देगा। सेप्ड, जिसे इंग्लैंड ने आकार दिया, आकार दिया का मतलब जन्म देने के बाद पालन पोषण करके बड़ा किया। मेड अवेयर, लिखा हुआ उधर मीनिंग, जिसे इंग्लैंड ने दुनियादारी का ज्ञान दिया, यानी दुनियादारी का ज्ञान दिया का मतलब पढ़ाया लिखाया, बुद्धि और विवेक दिया। यानी एक ऐसा डस्ट वहां दफन होगा जिसका जन्म इंग्लैंड में हुआ, जिसका पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ, और जिसको दुनियादारी का ज्ञान भी इंग्लैंड ने दिया। गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, इंग्लैंड बड़ी सुंदर सुंदर बाग बगीचों वाला देश है जी। तो गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, फूलों को दिया प्रेम करने के लिए। हर वेज टू रोम, रास्तों को दिया घूमने फिरने के लिए, नहीं बचपन में जैसे खेलते कूदते हैं हम, आनंद उठाते। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का एक शरीर, ब्रीदिंग इंग्लिश एयर,
जिसने हमेशा सांस के रूप में इंग्लिश एयर को ग्रहण किया है, मरने के बाद भी वहां दफन होगा, फिर भी वहां जो हवा वह सांस के रूप में, हालांकि मरने के बाद में तो नहीं लिया जाता है, लेकिन एक इसमें पर्सोनिफिकेशन मरने के बाद भी जड़ में जीवन को डालने के गुण के रूप में ही समझा रहे हैं। यानी जिसने हमेशा इंग्लिश एयर को ही सांस में लिया, जब मर के वहां पर वह पड़ेगा तो मिट्टी तो इंग्लैंड की होगी भी और हवा भी इंग्लैंड की हो जाएगी। आनंद आ रहा है विद्यार्थी समझने में? नेक्स्ट पेज पलटो, 152 में आ जाओ। 151 में कविता भी था और इनका परिचय भी था। Washed by the rivers, blessed by the sons of home. Washed by the rivers, इंग्लैंड के ही नदियों में जिसने हमेशा नहाया धोया। Blessed by the sons of home, और घर यानी इंग्लैंड के सूरज से ही जिसे हमेशा आशीर्वाद मिला। कहना ये चाहते हैं कि जिस धरती में मैं दबा, मेरा मृत शरीर दबा होगा, यदि नदियां भी उधर से होकर गुजरेंगी तो वह नदी भी और उसके ऊपर चमकने वाला सूरज भी किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस धरती में इंग्लैंड का एक योद्धा दफन होगा। वंडरफुल। फिर कवि ने कहा एंड थिंक, और यह भी सोचिए कि दिस हार्ट ऑल एविल सेड अवे, यानी मर गया, मरने के बाद में यह तो सोचना ही है कि वह धरती, वहां से गुजरने वाली यदि नदी गुजरे, वहां की हवा, वहां का सूरज सारे इंग्लैंड के हो गए। यह तो सोचना ही है, पश्चाताप नहीं करना है मेरे मरने के बाद। और थोड़ा एक और चीज सोचना है। क्या चीज? कि मरने के बाद ऑल एविल सेड अवे, इस मन की जीते जी मन में कुछ अच्छाई रहता है तो कुछ बुराई भी रहता है, दोनों साथ ही चलते हैं जी। तो मेरे मन में यदि कुछ बुराई भी होगा तो मेरे मृत्यु के साथ सेड अवे, वह त्याग दिया जाएगा। यानी एकदम निश्चल पवित्र शुद्ध आत्मा के रूप में मेरा शरीर वहां दफन होगा। ध्यान दो, नीचे तो और भी शानदार बातें कहते हैं। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, सिर्फ शरीर मृत होगा, मरेगा, आत्मा हमेशा वहां वास करेगी। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, और मेरे चिरतन माइंड में, यानी शरीर सिर्फ मरेगा, यादें हर कुछ बरकरार रहेंगी, चिरस्थायी रहेंगी, और उस चिरस्थायी माइंड में एक पल्स, एक कंपन होता रहेगा। यानी मैं मरने के बाद भी वहां एक्टिव रहूंगा, एक कंपन होता रहेगा। नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, और उस कंपन में, वह जो कंपन होगा मरने के बाद, वह भी कम नहीं होगा, उसको भी कम मत आकिए। समवेयर बैक द थॉट्स, उस कंपन में वे आदर्श होंगे बाय इंग्लैंड गिवन, जिन आदर्शों को इंग्लैंड ने मुझे दिया था, मेरी मातृभूमि ने मुझे दिया था, उन आदर्शों का कंपन होता रहेगा। हर साइट्स उसी के नजारे होंगे। किसके? यानी प्यारे मातृभूमि के इंग्लैंड के। साइट मने नजारा, हर साइट उसी के नजारे होंगे। एंड साउंड्स, वहीं की आवाजें होंगी। ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, वहीं के सपने होंगे, खुशनुमे दिन जो मैंने बिताए हैं वहां पर, जो सपने देखे, जो सपने पाले मैंने, जिनके साथ मैंने जिया, वहीं के सपने होंगे, वहीं के नज़ारे होंगे, वहीं की आवाज़ें होंगी। एंड लाफ्टर लर्न फ्रॉम फ्रेंड्स, मित्रों के साथ जो जमकर मैं हंसा करता था गपशप के दौरान,
वे सारे चीज वहीं के होंगे, वे मेरे चिरतन मस्तिष्क के कंपन से बाहर नहीं निकलेंगे। मित्रों की वही हंसी, मित्रों के साथ हंसी गई वही हंसी होगी। एंड जेंटलनेस, वही सौम्यता होगी, वही भलमनसाहत होगा, जिसे मैंने अपने कुटुंबों से, मित्रों से सीखा। इन हार्ट्स एट पीस, मन में शांति होगी कि मैं अपने मातृभूमि के काम आया, उसके लिए लड़ते हुए मरा। अंडर एन इंग्लिश हेवन, और मेरा शरीर जिस धरती में पड़ा होगा उसके ऊपर का जो आसमान होगा वह आसमान भी अंडर एन इंग्लिश हेवन, यानी मैं एक अंग्रेजी आसमान के नीचे ही दफन होऊंगा। यानी वह धरती भी इंग्लैंड की होगी, हवा भी, गुजरने वाली नदी भी, सूरज भी, और आसमान भी इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड का एक बहादुर सिपाही उस समृद्ध धरती के अंदर एक समृद्ध कण के रूप में दफन होगा। आनंद आया समझने? एक चीज बेटा ध्यान में रखना, अपने लिए तो सारे जीते हैं, कभी कभी दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। दूसरी चीज, यह हमारे प्रभु श्री राम ने भी कहा था, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपिरगर्यसि। जन्म देने वाली माँ, उसमें जननी में माता पिता दोनों भी को भी आप रख सकते हैं, और जन्म भूमि भी और जन्म देने वाली, ये दोनों स्वर्गादपिरगर्यसि, स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान रखते हैं। ये स्वर्ग नरक जो हम लोग कल्पना में मानकर जीते हैं कहीं और नहीं है, किसी दूसरे ग्रह पर ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब यहीं पर है। और चूंकि योद्धा, एक सैनिक, एक सिपाही अपने मातृभूमि के लिए कैसे सोचता है, यह जानकारी आप लोगों को हुई। एंड दैट इज वाई श्री श्री 1008 श्री, कौन बोलो, बोलो, जानते हो, कहते हैं ये मेरा अपना 2 लाइन है जो मैंने अपने से लिखा है, याद करना इसको। मैं कहना चाहता हूं या कहता हूं, इट इज नॉट ऑलवेज गुड टू मेक फ्रेंडशिप विद डेथ, but it is always good to make friendship with death for motherland। मृत्यु से, इसको मैं समझा भी दे रहा, it is not always good to make friendship with death। मृत्यु से हमेशा यारी करना अच्छा नहीं होता है। अब मृत्यु से हमेशा यारी करना अच्छा नहीं होता, बिना मतलब कि हम नहीं ना मृत्यु को गले लगा लेंगे, जो उसमें आकर जाकर कहीं एक्सीडेंट कर जाए, छत पर से कूद जाए, नदी में डूब जाए, यार ऐसा नहीं कर सकते। तो इट इज नॉट ऑलवेज गुड टू मेक फ्रेंडशिप विद डेथ, मृत्यु से हमेशा यारी अच्छी नहीं होती है, बट लेकिन इट इज ऑलवेज गुड टू मेक फ्रेंडशिप विद डेथ फॉर मदरलैंड। लेकिन मातृभूमि के लिए मृत्यु से यारी करना हमेशा अच्छा होता है। बुद्धि खुला? मैं चाहूंगा कि आप तो समझे ही, मेरे इस 2 लाइन को आप अपने घर के लोगों को भी सुनाओ, और दोस्तों को भी सुनाओ, और लोगों को भी सुनाओ। खैर, यह एक सनेट था जिसमें आप काउंट कर लेना, जो मैं लिखवाया था, पहला जो पारा चेंज हो रहा है, निचला दूसरा पारा 1 2 3 4 5 6 लाइन का है, तो 6 लाइन का जो पारा होता है उसको हम लोग सेस्टेट कहते हैं। और वो पहला पारा था 8 लाइन का, तो 8 लाइन का जो पारा होता है उसको ऑक्टेव कहते हैं। ये बताया गया था, फिर से दोहरा ही दिया। ए पोएम ऑफ ऑक्टेव, ए पोएम ऑफ 8 लाइन्स, सेस्टेट ए पोएम ऑफ या ए स्टैंजा ऑफ 6 लाइन्स। तो 8 और 6 कितने हुए? 14। दैट्स व्हाई ये सनेट इज व्हाट? सनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। इटालियन फॉर्म में है।
समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में इसका हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे और साथ ही आप उसी समय आपको पता चलेगा, थोड़ा बुद्धि खुल जाएगा कि समरी आता है तो समरी भी आप आराम से लिख लेंगे। देखो बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, इसका यूट्यूब पर भी लोग डाला हुआ है, कैसे लोग पढ़ाते हैं। इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ, देखो जरा सा, टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन गाइड है जो मैं हर साल लिखता हूँ अपने छात्रों के लिए, आप लोगों के लिए। मैं किताब ऑलरेडी ऑलमोस्ट लिख चुका हूँ, थोड़ा बहुत बाकी है नेक्स्ट सेशन के लिए, 2021 के एग्जाम के लिए। तो इसमें देखो लोग क्या करता है, स्क्रीन पर आपके सामने इसका समरी लिखा हुआ आ जाता है। जब कविता लोग पढ़ाता है तो स्क्रीन पर उसका समरी आ जाता है और उसी समरी को लोग समझा देता है। जैसे, अरे यार कहाँ गया, देखो यार थोड़ा सा इसको जूम करिएगा जी, द सोल्जर को जूम करिए। अरे खाली द सोल्जर को जूम करिए। आ रहा है ना, देख रहे हो बालक भगवान। इसी तरह का समरी देखते होंगे, स्क्रीन पर आया, समरी पढ़कर लोग समझा देता है कि ये कविता हो गई। बोलो ऐसे काम चलेगा? रटते रटते हालत खराब हो। पहले उस समझो उसको, समरी तो यार अपने आप लिखेंगे हम, 100% लिखेंगे, नथिंग टू वरी अबाउट, जस्ट बी अ स्मार्ट एनफ। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास अच्छा लगा हो, आनंद यदि आप प्राप्त किए हो तो थोड़ा कुछ अच्छा कमेंट भी करिए, पढ़कर अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी।